ताकाहिरो की आंख खुलती है और इस टाइम उसका सर इतनी जोर से दर्द कर रहा था, इतनी जोर से फट रहा था कि वो सोच रहा था कि कल रात शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। ताकाहिरो की एक आदत थी कि जब उसे नींद आती थी तो ऐसी आती थी कि भूकंप आ जाए या भूचाल आ जाए, लेकिन इन भाई साहब की नींद नहीं खुलेगी। लेकिन इस बार ताकाहिरो की आंख किसी आवाज की वजह से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंदी बदबू की वजह से खुली। ताकाहिरो रहता था टोक्यो में। अब टोक्यो का सीन ये है कि वहाँ मोस्टली इकोनॉमी अपार्टमेंट्स हैं, बहुत छोटे होते हैं इकोनॉमी अपार्टमेंट्स। छोटे से मेरा मतलब बहुत छोटे। आपके रेफरेंस के लिए समझा दूं कि अराउंड 150 स्क्वायर फीट के। अब जिस बदबू की वजह से इस बंदे की आंख खुली वो किसी चीज़ की भी हो सकती थी, किसी भी चीज़ की। बेसिकली ताकाहिरो था एक बैचलर, और आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर जितने लोग भी बैचलर हैं, जितने लोग बैचलर लड़के हैं टू बी प्रिसाइज, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्मेल कहीं से भी आ सकती है या किसी भी चीज़ की हो सकती है। कोई खाना सड़ने की हो सकती है जो कि फ्रिज में रखने से भूल गए हो, या फिर गंदे सॉक्स की, या फिर गंदे शूज़ की। एक बैचलर के रूम में या फ्लैट में बदबू होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। लेकिन जिस बाथटब में ये बंदा पड़ा हुआ था, जैसे ही सामने देखता है, इसकी नज़र पड़ती है सुर्ख लाल पानी पे, और उस पानी में तैर रहे थे बॉडी पीसेस, यानी लाश के टुकड़े। ये बंदा अपनी लेफ्ट साइड में नज़र घुमाता है तो देखता है एक बकेट रखी हुई है जिसके अंदर कैट लिटर है। अब इस कैट लिटर वाली बकेट में एक सर था, एक कटा हुआ सर, वो भी एक लड़की का, जिसके बाल इतने लंबे थे कि वो बकेट से बाहर तक आ रहे थे। हाल ये था कि जो लड़की मरी थी उसका सर उसकी बॉडी से अलग, उसके हाथ उसकी बॉडी से अलग, पैर अलग अलग पीसेस में कटे हुए, और पूरे बाथरूम की दीवार पे और फर्श पे इतना खून था कि वो टाइल्स के बीच के गैप में उसमें तक लीक हो रहा था। बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बाथ टब में ऐसे अलग अलग तैर रहे थे जैसे कि कोई खाना बनाने से पहले सब्जियां काट के आसपास जमा देता है। ताकाहिरो को जितनी नींद आ रही थी, ये सब देखकर अब उसे नींद तो क्या, सांस तक नहीं आ रही थी। अब ये इंसान भाग भी नहीं सकता था क्योंकि वो बदबू इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ खड़े रहने भर से इसकी आंखों में पानी आ जाए, और कभी ना कभी ये स्मेल उसके पड़ोसी तक भी चली जानी थी। और ये इंसान पुलिस को कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि फ्लैट इसी के नाम पे था और पुलिस इसे ही पकड़ती सबसे पहले, या फिर सबसे पहला सस्पेक्ट यही होता पुलिस की नज़रों में। ये बंदा ऑलरेडी प्रोबेशन पे बाहर था, एक गलती और ये बंदा पूरी लाइफ जेल में सड़ता। अब इसके दिमाग में चलता है कि बिना किसी को पता चले ये कैसे इस कटी हुई लाश को ठिकाने लगाए, या फिर बाकी के 8 कटे हुए सर जो इसके लिविंग रूम में रखे हैं उन्हें कैसे डिस्पोज करे। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। आज जो स्टोरी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, ये एक ट्रू क्राइम एंड थ्रिलर स्टोरी है। ट्विटर किलर ताकाहिरो की। वार्निंग, ये स्टोरी कमज़ोर दिल या फिर इमोशनली अनस्टेबल लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। इस स्टोरी में मोस्टली पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं एंड दे आर वेरी डिस्टर्बिंग टू वॉच। हेंस आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं और वॉयलेंस एंड डिस्टर्बिंग कंटेंट नहीं देख पाते, देन दिस इज़ द राइट टाइम टू लीव दिस वीडियो। आप मेरे चैनल अभिमन्यु सिंह टॉक्स पे हॉरर स्टोरीज भी सुन सकते हैं। नाउ रिटर्निंग टू अवर टुडेज स्टोरी। मिस्टर ओनो, जो कि काफ़ी जाने माने राइटर हैं, वो अभी जेल में हैं, एक क्रिमिनल से मिलने आए हैं, और इस क्रिमिनल का नाम है ताकाहिरो, या फिर जिसे कुछ लोग ट्विटर किलर के नाम से भी जानते हैं। ताकाहिरो सामने बैठा हुआ अपनी गर्दन इधर उधर हिला रहा है, कैजुअली बिल्कुल। और फिर ये इंसान मिस्टर ओनो से पूछता है, मिस्टर ओनो, डू यू प्ले शोगी? शोगी शोगी कुछ और नहीं बल्कि चेस है, जापानीज चेस। मिस्टर ओनो हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं, हाँ लेकिन ज़्यादा नहीं, काफ़ी कम। मिस्टर ओनो ताकाहिरो से ये सवाल रिपीट करते हुए पूछते हैं, डू यू प्ले शोगी मिस्टर ताकाहिरो? ताकाहिरो जवाब देता है, हाँ मैं सीख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ यहाँ करने को तो है नहीं, बट मैं किसी के अगेंस्ट नहीं खेल सकता,
ताकाहिरो अपनी बात आगे बढ़ाता हुआ बोलता है, हाँ लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है कि शोगी में बहुत टेक्निक्स हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं। मुझे समझ तो आते हैं लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उन्हें कब यूज़ करूँ, इसलिए मैं खुद के साथ ही खेलता हूँ। अरे हाँ, मेरे पास आपकी 2 बुक्स भी हैं। एक तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ, द लॉजिक ऑफ मर्डर। मिस्टर ओनो, कहना पड़ेगा आप बहुत ही स्किल्ड राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखा है आपने। मैं आपकी दूसरी बुक ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पढ़ना इतना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन मैंने आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट की है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपकी और आपकी लिखाई की। तो मुझे लगा कि आपकी बुक को बीच में छोड़ना एक डिसरिस्पेक्ट होगा आपके लिए। आप सोच रहे होंगे कि मिस्टर ओनो यहाँ पे ताकाहिरो से अपनी बुक के बारे में बात करने आए हैं, लेकिन नहीं, वो यहाँ इस जेल में ताकाहिरो से सच्चाई और उसकी मेंटेलिटी को जानने आए हैं। वो सब जो पिछले 2 महीने में उसके साथ हुआ और उसने बाकी लोगों के साथ किया। मिस्टर ओनो ताकाहिरो से पूछते हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा है इन सब मर्डर्स को करने के बाद। ताकाहिरो अपनी आंखें ऐसे बंद करता है जैसे कि भगवान से प्रे कर रहा हो या फिर याद कर रहा हो उन्हें, और फिर बड़े ही आराम से, बहुत ही कैजुअल अंदाज में मिस्टर ओनो को जवाब देता है, मिस्टर ओनो, मैंने ये देखा है कि ऊपर से भले ही हम सब एक जैसे हों, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, लेकिन जब जब मैंने उन लोगों को चीर के उनकी बॉडीज़ को खोला है तो हर किसी की बॉडीज़ के अंदर से अलग अलग स्मेल आई, हर किसी की बॉडी से एक यूनिक स्मेल। क्या आपने कभी ब्लैकआउट गेम के बारे में सुना है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। इस गेम में 2 लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को चोक करता है, यानी गला दबाता है, जिससे कि वो नॉकआउट हो जाता है, यानी बेहोश। और डरावनी बात तो ये है कि ये गेम इतना पॉपुलर एडल्ट्स के बीच में नहीं था, बल्कि बच्चे इसे खेला करते थे, सिर्फ एक फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए, जो कि थी एड्रेनलिन रश, एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी, फाइट ऑफ फ्लाइट मोड, एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको पता ही ना हो कि क्या करना है। और जब वो प्लेयर जो बेहोश हुआ था वो होश में आता तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता बाकी प्लेयर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ कि उसने क्या देखा या फिर लास्ट फीलिंग क्या थी, कैसा लगा, वगैरह वगैरह। अब इस गेम के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकाहिरो इस गेम को अपने बचपन में बहुत खेला करता था। और दिक्कत की बात तो ये है कि अगर आप किसी को फोर्सफुली चोक कर रहे हैं तो वो इंसान बेहोशी से बाहर आ भी जाता है, तो ये फोर्सफुली बेहोश करने के बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे ब्रेन पे। ब्रेन डैमेज हो सकता है, याददाश्त जा सकती है, ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं और भी बहुत कुछ। इनमें से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो रिवर्स भी नहीं किए जा सकते। इनफैक्ट काफ़ी बच्चों की जान भी गई है ये गेम खेलते हुए। अब आप हिसाब लगाओ कि इतना भयानक गेम ये हमारा ट्विटर किलर बचपन में खेला करता था, वो भी सिर्फ कुछ मिनट के एड्रेनलिन रश के लिए। 30 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एक छोटे से 150 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट के अंदर बिल्कुल ठुसे पड़े थे। हेड फॉरेंसिक ऑफिसर अपने एक ऑफिसर को गाइड करता हुआ बोला, सोफे के बराबर में रखे हुए बॉक्स को चेक करो। बॉक्स खोला गया। बॉक्स पूरा कैट लिटर से भरा हुआ था। एक ब्रश की हेल्प से उस ऑफिसर ने उस कैट लिटर को साइड किया। तभी उसने देखा कि एक माथा यानी एक फॉरहेड, उसने थोड़ा कैट लिटर अपने ब्रश से और हटाया और अब उस ऑफिसर को एक कटा हुआ सर उसकी ही तरफ आंखें करके घूर रहा था। फॉरेंसिक वालों ने ऐसा अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। सब हक्के बक्के रह गए थे कि ऐसा कोई कैसे अपने होशो-हवास में कर सकता है। लेकिन ये तो शुरुआत थी, क्योंकि अभी सिर्फ पहला बॉक्स ही खोला गया था और वो 9th लाश का था, यानी 9वीं लाश का। सारे बॉक्सेस खोले गए और फॉरेंसिक ऑफिसर्स ने उन्हें अपने रिकॉर्ड्स लिस्ट में ऐसे दर्ज किया। बॉक्स 1, 2 कटे हुए सर जिसमें दोनों की आंखें बाहर तक निकल आई थी, पूरे फेस का कलर थोड़ा ग्रीनिश हो गया था। बॉक्स 2, 2 कटे हुए सर जिसमें से एक के सर पे ब्राउन पैचेस थे, जिसका गला जलाया गया था और कहीं कहीं से पीले पैचेस भी थे। और दूसरा सर जिसकी आंखें बंद थी और पूरे फेस का कलर येलोइश था। बॉक्स 3,
6 इंसानी हड्डियां, इंसानी मांस के टुकड़े जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स भी शामिल थे। बॉक्स 4, 31 इंसानी हड्डियां, एक कटा हुआ सर जिसे बकायदा सुखाया गया था, जिसकी वजह से वो पूरा ब्राउन हो चुका था और इस कटे हुए सर की आंखें गायब थीं। बॉक्स 5, 77 इंसानी मांस के टुकड़े। बॉक्स 6, 32 इंसानी मांस के टुकड़े, 3 कटे हुए सर जिसमें से एक सर के होठों पे टेप लगी हुई थी। बॉक्स 7, इंसानी हड्डियां, एक कटा हुआ सर जिसका रंग सूखने की वजह से पूरा ब्राउन हो चुका था। और टोटल करे तो पुलिस को टोटल 9 बॉक्सेस मिले, जिनमें 9 कटे हुए सर थे और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनी, लिवर, हार्ट के पीसेस। और ये सब मिला कहाँ से? टोक्यो में रह रहे एक 27 साल के लड़के के छोटे से फ्लैट से। इन सब बातों से 2 महीने पहले 2017 का मिड था। एक एलिसन नाम की लड़की को साफ साफ शब्दों में कुछ चीजें करने को बोला गया था। उसे कुछ और नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंट लाइफ में जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स, उन सब से कट ऑफ करना था। एलिसन एक कंपनी में जॉब करा करती थी, लेकिन उसके डिप्रेशन के चलते उसे ये जॉब कुछ खास पसंद नहीं थी और ना ही अब उसका ज़्यादा इंटरेस्ट बचा था इस जॉब में। वो अपने ऑफिस में फ़ोन लगाती है और बिना हिचकिचाए बोल देती है आज के बाद वो कभी ऑफिस नहीं आएगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो थी वो थी कि उसे अपनी फैमिली के लिए एक नोट छोड़ना था, और ये ऐसा नोट है जिसे लिखना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, काफ़ी मुश्किल होगा उसके लिए लिखना। उसे लिखना था कि वो सबसे दूर जा रही है और अपने होशो आवाज़ में जा रही है और कोई इसे ढूंढने की कोशिश ना करे। नोट कुछ इस तरह से था, मैं एलिसन अकेली रहना चाहती हूँ, इसलिए घर से भाग रही हूँ और कोई किसी भी मीन्स से मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। एलिसन वो नोट वहीं टेबल पर छोड़ देती है जहाँ से वो नोट उसकी माँ को मिल सके। वो बार बार अपने मन में खुद को समझाए जा रही थी, हाँ ये ठीक है, यही ठीक है मेरे लिए, जो मैं कर रही हूँ ये सब मेरे ही तो अच्छे के लिए है और ऐसा ही मुझे कहा गया है करने के लिए। अब एलिसन अपने घर से बाहर निकल आती है और इधर उधर घूमने लग जाती है, क्योंकि उसे अभी आगे के इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले थे कि उसे आगे करना क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किन इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली टाका हीरो ट्विटर पे एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फीमेल्स को टारगेट बनाता था। ये ऐसी लड़कियों को ढूंढता जो लड़कियां अपनी प्रोफाइल में डिप्रेसिंग कंटेंट डालती, जैसे सैड फोटोज, सुसाइड से रिलेटेड इमेजेस, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से रिलेटेड चीज़ें। उन लड़कियों में से सबसे पहली थी एलिसन, जो टाका हीरो के कांटेक्ट में आई। इधर उधर घूमते हुए एलिसन कभी किसी बेंच पे जाके बैठ जाती और अपना फ़ोन चलाने लग जाती, फ़नी वीडियोस स्क्रॉल करती। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन पॉपअप आता है। ये था एलिसन का फ्रेंड्स ग्रुप चैट। हंसी मजाक चल रहा था। तब एलिसन को एक्चुअली में रियलाइज़ होता है, मैं ये जो करने जा रही हूँ सबसे दूर होकर, अब मैं कभी इन मैसेजेस का अपने दोस्तों को रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी। जितना भी फन चल रहा है यहाँ पे, मैं उसको सबको मिस कर दूंगी, मैं इसका हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। बट टाका हीरो ने एलिसन को इस हद तक कन्विंस कर रखा था कि ये जानते हुए भी कि एलिसन की सारी दुनिया कट ऑफ हो जाएगी, एलिसन ने इन सबसे दूर जाना ही ठीक समझा, इन सबसे दूर जाना ही बेहतर समझा। तभी वो खुद को समझाती है कि नहीं, मैं सही कर रही हूँ, नहीं एलिसन तुम ठीक कर रही हो। और जो मुझे इन सब चीज़ों में हेल्प कर रहा है उसने काफ़ी लोगों की बहुत बार हेल्प की है, उन्हें पता है वो क्या कर रहा है, मुझे बस उस इंसान पे ट्रस्ट करना होगा, दैट्स इट। तभी एलिसन का फ़ोन रिंग करता है। उसे एक मैसेज आता है, मुझे ट्रेन स्टेशन पे मिलो, और हाँ, ट्रेन स्टेशन पे आने से पहले अपना फ़ोन समुंदर में फेंक देना। और ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि टाका हीरो का था। समुंदर? एलिसन सोचती है कि अब कौन जाए इतनी दूर समुंदर ढूंढने। ऊपर से उसने सोचा कि फ़ोन भी काफ़ी महंगा है, तो कल को अगर वो अपनी लाइफ में कम बैक करना चाहे, वापस आना चाहे, तो कम से कम उसका फ़ोन तो उसके साथ रहेगा। इसलिए एलिसन ट्रेन स्टेशन पे ही अपनी नज़र दौड़ाने लग जाती है, इस तलाश में कि उसे कोई जगह मिल जाए जहाँ वो अपना फ़ोन छुपा सके। तभी वो ट्रेन स्टेशन के टॉयलेट में जाती है और वहाँ वॉश बेसिन के नीचे अपना फ़ोन छुपा देती है। सीन है बाथरूम का, और टाका हीरो बाथटब में बिल्कुल बेसुध सा पड़ा है और उसके आसपास खून ही खून।
यहाँ तक कि उसके बाथ टब के अंदर भी खून भरा हुआ था। उसकी आंखें खुलती हैं। वो बाथरूम में नजरें दौड़ाता है। बाथरूम से बाहर आकर उसे दिखाई देता है कि फ्लोर पे एक पर्स पड़ा है, लेडीज पर्स। वो उसे उठाता है और खोलता है। उसमें एक आईडी होती है जिस पे लिखा होता है एलिसन। ताकाहिरो को सब याद आता है, और याद आता भी क्यों नहीं, आखिर उसने एलिसन को फाइनली जान से मार जो दिया था। अब पूरे बाथरूम में एलिसन की बॉडी के पीसेस थे और एक भयंकर बेहोश कर देने वाली स्मेल। असल में ताकाहिरो एलिसन से ट्विटर पे मिला, और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ताकाहिरो बहुत ही स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फीमेल्स को टारगेट बनाता था जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से डील कर रही होती। वो इन लड़कियों के पास एक ऐसा इंसान बन के जाता जो उन्हें उनके बुरे टाइम में कंधा दे रहा है, उनकी प्रॉब्लम सुन रहा है, उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है। असल में लोगों को और चाहिए भी क्या, एक ऐसा इंसान जो उन्हें बिना जज किए हुए सुन सके और उनका साथ दे सके। यही ताकाहिरो ने भी किया, एंड ही बिकेम सो गुड एट दिस। असलियत में ताकाहिरो को ज़रूरत थी पैसों की, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ अब और रहना नहीं चाहता था। वो पूरी तरह पक चुका था और अब उसे अपना खुद का एक स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए था, वो भी एक स्टोरेज लॉफ्ट के साथ। लॉफ्ट एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे लोग अपना सामान रखते हैं, एक स्टोरेज यूनिट जैसे। आप स्क्रीन पे पिक्चर में देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे लॉफ्ट की बात कर रहा हूँ। ताकाहिरो को स्पेसिफिकली एक ऐसे ही अपार्टमेंट चाहिए था जिसमें एक लॉफ्ट हो। एलिसन से बातें करने के बाद और उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने के बाद ताकाहिरो ने उसे सब बताया कि वो लाइफ में और क्या क्या करना चाहता है। उसने एलिसन को बताया कि उसका एक सपना है कि उसके पास एक स्टूडियो अपार्टमेंट हो, वो भी एक लॉफ्ट के साथ। एलिसन को थोड़ा वियर्ड लगा, क्योंकि एक छोटा सा अपार्टमेंट, वो भी एक लॉफ्ट के साथ, और ये इस इंसान का सपना है। तो बीइंग अ सपोर्टिव पर्सन, एलिसन ने ताकाहिरो को बोला कि अगर तुम्हें ऐसा रूम चाहिए या अपार्टमेंट चाहिए जिसमें लॉफ्ट है, तो उसके लिए तो तुम्हें काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा और पैसे बचाने होंगे, तभी तुम ऐसा रूम या अपार्टमेंट टोक्यो में अफोर्ड कर पाओगे। ताकाहिरो बेरोजगार था, बट उसकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन थी एलिसन। ताकाहिरो ने एलिसन को किसी तरह राज़ी कर लिया कि वो उसे $4,500 के लिए फाइनेंस कर सके या उसे उधार दे सके उसके स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए। बट इतने पैसों में जो स्टूडियो अपार्टमेंट उसको मिला वो बहुत छोटा था, सिर्फ 150 स्क्वायर फीट का। बट ये ताकाहिरो के हिसाब से परफेक्ट था, क्योंकि इसमें एक लॉफ्ट था, बिल्कुल वैसा ही जैसा ताकाहिरो को चाहिए था। ताकाहिरो फाइनली शिफ्ट होता है अपने अपार्टमेंट में, और लिविंग एरिया में खड़े होकर वो अपने लॉफ्ट की तरफ देखता है जो कि 6.5 फीट की ऊंचाई पर था। उसकी रेलिंग की तरफ बहुत गौर से देख रहा था। एलिसन यहां मरने वाली थी, लेकिन ताकाहिरो का कोई शुरू से प्लान नहीं था एलिसन को मारने का, बल्कि वो तो उसे जिंदा रखना चाहता था ताकि वो उसे पैसे भेजती रहे जब तक वो जिंदा है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसने महसूस किया कि एलिसन उससे दूरी बढ़ा रही थी, और उसे डाउट हुआ कि कहीं एलिसन का कोई बॉयफ्रेंड ना बन गया हो, क्योंकि अगर एलिसन का कोई बॉयफ्रेंड बन जाता या एलिसन किसी के साथ रिलेशनशिप में आती तो वो ताकाहिरो के जाल से निकल जाती, और इन दी एंड वो ताकाहिरो से उसके दिए हुए $4,500 वापस मांगती। और ये बात ताकाहिरो भी जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो कहीं जॉब या कोई काम तो करता नहीं था, बस पूरे दिन अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में पड़ा रहता था। ताकाहिरो ने इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक तरीका सोचा। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एलिसन को जान से मार डालेगा, उसके $4,500 वापस ना देने के लिए। इस इंसान ने एक लड़की की जान सिर्फ $4,500 के लिए ले ली। उसके दिमाग में प्लानिंग चलने लगी। वो इंटरनेट पर सर्च करने लगा कैसे किसी को मारा जाए, कैसे किसी इंसान के टुकड़े किए जाएं, कैसे किसी एनिमल की बॉडी को पीसेस में काटा जाए, कैसे सबूतों को मिटाया जाए बिना पुलिस की नज़रों में आए। वो मार्केट जाता है और एक आरी खरीद कर लाता है, और वो एलिसन को इनवाइट करता है अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में, जिसके पैसे एलिसन ने ही दिए थे। तभी उसको डोर पे रिंग सुनाई देती है, यानी उसकी डोर बेल बजती है। एलिसन उसके डोर के बाहर खड़ी थी।
और इस टाइम ये टाका हीरो अपने फ़ोन में ये सर्च कर रहा था कि किसी इंसान की डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। ज़रा सोच के देखिए। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही टाका हीरो अपने फ़ोन बंद करता है और थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलता हुआ डोर की तरफ जाता है। कमिंग। डोर खुलता है। एलिसन अंदर आती है, इधर उधर निगाहें दौड़ाती है। टाका हीरो बोलता है, थोड़ा छोटा अपार्टमेंट है। लेकिन एलिसन जवाब देती हुई बोलती है, नहीं नहीं यार, काफ़ी अच्छा है। टाका हीरो एलिसन को बैठने के लिए कहता है। एलिसन सोफे पे बैठ जाती है। टाका हीरो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, ग्लास में थोड़ी सी अल्कोहल। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी बातों के बीच में टाका हीरो एकदम से उठता है और मेन डोर के पास जाकर डोर के तीनों लॉक्स लगा देता है। एलिसन को समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हो गया कि एकदम से टाका हीरो पलटता है तुरंत और 4 बड़े कदमों। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी बातों के बीच में टाका हीरो एकदम से उठता है और मेन डोर के पास जाकर डोर के तीनों लॉक्स लगा देता है फटाफट। एलिसन को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या गया एकदम से टाका हीरो को। मतलब एकदम से आउट ऑफ नोवेयर ये खड़ा होता है इंसान और डोर के पास जाकर जल्दी जल्दी लॉक्स लगाने लग जाता है और फिर तुरंत पलटता है और 4 बड़े कदम एलिसन की तरफ बढ़ाता है। इससे पहले एलिसन को कुछ समझ आता या वो कुछ समझ पाती, टाका हीरो के हाथ उसकी गर्दन पे थे और एलिसन जमीन पे। मिस्टर ओनो से बात करते वक्त टाका हीरो ने बताया कि उसको हमेशा से ऐसे अपने विक्टिम्स पे सरप्राइज अटैक करना बहुत पसंद था, क्योंकि सरप्राइज अटैक की वजह से उन्हें रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता था। इस दरिंदे ने मिस्टर ओनो को बहुत ही खुशी खुशी बताया कि जब उसने एलिसन का गला दबाना शुरू किया, गला घोटना शुरू किया, उसे बहुत खुशी मिल रही थी। लेकिन उसे एक अलग ही लेवल का प्लेजर तब मिला जब एलिसन झटपटा रही थी, रेजिस्ट कर रही थी, टाका हीरो को रोक रही थी उसको कि वो उसका गला ना घोटे। वो इसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस कहता था। टाका हीरो को पूरे 5 मिनट लगे एलिसन को पूरा बेहोश करने में। उसने ये तक कहा कि उसे बहुत पसंद था कि कोई उसे रेजिस्ट करे जब वो इन लोगों को जान से मार रहा हो। उसने एलिसन के हाथ और पैर एक रस्सी से बांध दिए और फिर उस रस्सी को अपने लॉफ्ट की रेलिंग में से निकालकर लॉफ्ट के ऊपर चढ़कर एलिसन को खींचने लगा, जैसे कि वो एलिसन के साथ कोई टग ऑफ वॉर खेल रहा हो। उसने एलिसन को तब तक खींचा जब तक एलिसन हवा में नहीं लटक गई। एलिसन जिंदा थी, लेकिन उसको सांस अभी भी बहुत मुश्किल से आ रही थी। उसका एयर फ्लो ऑलमोस्ट कट था। रस्सी को लॉफ्ट में ऊपर से अच्छे से बांधने के बाद टाका हीरो सीधे नीचे उतरता है। टाका हीरो जाकर अपने सोफे पर बैठ जाता है और उसके सामने लटकी हुई थी एलिसन, जिसके हाथ पैर और गला सब एक ही रस्सी से बंधे हुए थे। एलिसन का एयर फ्लो धीरे धीरे कट रहा था या कम हो रहा था। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से एलिसन का यूरिन भी पास होना शुरू हो गया, क्योंकि ब्रेन तक उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी जिससे वो उसके यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल कर सके। एलिसन तड़प रही थी, धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी। और ये सब टाका हीरो अपने सोफे पे आराम से बैठकर देख रहा था, जैसे कि उसके सामने कोई शो चल रहा हो या कोई ड्रामा। पूरे 30 से 32 मिनट तक एलिसन तड़पती रही और टाका हीरो बैठ के आराम से उसे देखता रहा। उसने मिस्टर ओनो को बताया कि जब एलिसन हवा में लटकी हुई तड़प रही थी, उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, जबकि उसने कोई एक्सरसाइज भी नहीं की थी। जब 30 मिनट बाद एलिसन की बॉडी ठंडी पड़ गई, टाका हीरो को रियलाइज हुआ, अरे ये मुझसे क्या हो गया, कितना गलत कर दिया मैंने। लेकिन तभी टाका हीरो ये सोचने लग गया कि अब इस मर्डर से वो खुद को कैसे बचाए और वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो पकड़ा ना जाए। वो लॉफ्ट में ऊपर चढ़ा और रस्सी को खोल के एलिसन को नीचे उतारा और फिर उसकी बॉडी को बाथरूम में ले गया, एलिसन की बॉडी को काट काट के उसके पार्ट्स अलग करने के लिए, जिससे उसकी बॉडी को अलग अलग जगह ठिकाने लगाया जा सके। उसने कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़े थे जिसमें उसने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडीज आपकी सोच से भी जल्दी सड़ने लग जाती हैं, डिकम्पोज होने लग जाती हैं। तो इसके हिसाब से टाका हीरो को बहुत जल्दी एक्ट करना था। उसे एलिसन की बॉडी को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना था। एलिसन की बॉडी को बाथरूम में ले जाने के बाद टाका हीरो ने एलिसन की बॉडी को इस तरीके से बाथ टब के सहारे रखा जिससे कि उसका सर जमीन की तरफ रहे
जिससे कि जब वो उसकी गर्दन काट के अलग करे तो सारा का सारा खून एक बाल्टी में भर सके और कोई फ्लोर पे ना गिरे। मिस्टर ओनो को उसने बताया कि किसी ह्यूमन बॉडी की गर्दन अलग करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल या फिर सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, थम्स अप वगैरह की बोतल को काफ़ी ज़ोर से हिलाएं और फिर एकदम से उसका ढक्कन खोलें तो सारी की सारी सॉफ्ट ड्रिंक एकदम से बाहर निकलती है। ऐसे ही खून बाहर आता है जब आप किसी ह्यूमन बॉडी का सर अलग करते हो। उसने एलिसन का सर उसकी बॉडी से अलग किया, सारा खून एक बकेट में निकाला, फिर उसके दोनों शोल्डर से उसके हाथ काट के अलग किए और फिर उन कटे हुए हाथों को भी एल्बो के जॉइंट से अलग अलग करके 2 पीसेज में डिवाइड कर दिया। एलिसन की लोअर बॉडी के साथ भी टाकाहीरो ने यही किया। उसने उसकी थाई बिल्कुल ऊपर से काटी और फिर उसके घुटने यानी उसके नीज के पास से काटी और उसके लेग्स को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। उसने अपने बाथ टब में पानी भरा हुआ था, उसके अंदर शावर जेल्स और बेदिंग सॉल्ट्स डालकर अच्छे से घोल दिए थे और बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स को बाथ टब में डाल दिया, जो कि अब उस बाथ टब के खून से लाल हुए पानी में तैर रहे थे। लेकिन टाकाहीरो को अब ठीक फील नहीं हो रहा था। उसकी मेंटल लिमिट आ गई थी। उसे माइग्रेन से होने वाला पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था और इस पॉइंट पे आके वो वहीं बाथरूम में बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, उसे दिखाई देता है जो उसने किया टाकाहीरो के हिसाब से सब वर्थ था। उसे बहुत मज़ा आया, बहुत प्लेजर मिला। टाकाहीरो फिर से एलिसन की बॉडी को काटने में और उसके छोटे छोटे पीसेस करने में लग जाता है। हालांकि उसे ये काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन वो खुद को कहता, मोटिवेट करता कि उसे ये आज ही करना होगा वरना वो पकड़ा जाएगा। सारी बॉडी के पीसेस करने के बाद उसने अब बॉडी के पीसेस पर से एलिसन की खाल को काट के अलग करना शुरू किया। उसने खुद अपने ट्रायल के दौरान बताया कि उसे लगता था कि ह्यूमन स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है, काफ़ी नरम होती है और उसे आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन उसे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में वो काफ़ी हार्ड होती है और एक सिंपल से नाइफ से उसे नहीं काटा जा सकता। इसलिए टाकाहीरो बाहर स्टोर से जाके सीजर और रेस्टोरेंट ग्रेड सिंगल साइडेड सॉ और कुछ नाइफ्स ले आया। सीजर से स्किन काफ़ी अच्छे से कट गई। बॉडी के अलग अलग पार्ट की स्किन को उतारने के बाद उसने उन पार्ट के मीट को बोन यानी हड्डियों से अलग किया और पी पैड्स, जो कि छोटे बच्चों के नीचे लगाए जाते हैं फॉर यूरिन, उन मांस के टुकड़ों को और इंटरनल ऑर्गन्स को उन पी पैड्स में रैप करके एक जिपलॉक बैग में डाल के और फिर उन्हें न्यूज़पेपर में कवर किया और ऊपर से टेप लगाकर अपने अपार्टमेंट के बाहर कचरे के डिब्बे में ऐसे ही डिस्पोज कर दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि वो पकड़ा तक नहीं गया इस बात पे। यहाँ भी अच्छी किस्मत थी उसकी कि वो बच गया, लेकिन एलिसन की बॉडी की बड़ी बोन्स अभी भी बची थी, इंक्लूडिंग हर हेड। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब एलिसन के सर के साथ करे तो क्या करे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टाकाहीरो फेस कर रहा था वो कुछ और नहीं बल्कि एक स्मेल थी, एक बहुत ही पंजेंट और आंखों में लगने वाली स्मेल। मिस्टर ओनो से बातचीत के दौरान उसने कन्फेस किया कि वो स्मेल ऐसी थी कि कोई भी इंसान बेहोश हो जाए अगर ज़्यादा देर वहाँ खड़ा रहे तो। इतनी तेज़ कि आंखों से पानी बहने लग जाता था। अब इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए टाकाहीरो ने फिर से गूगल का सहारा लिया और सर्च किया हाउ टू एलिमिनेट रॉटिंग स्मेल, और उसे बहुत सारे आर्टिकल्स और लिंक्स मिले जिसमें रॉटिंग स्मेल को ख़त्म करने के लिए लोगों ने ब्लीच, कैट लिटर वगैरह वगैरह का यूज़ किया था। टाकाहीरो ने एक स्टेरलाइज़र भी खरीदा जो कि रेस्टोरेंट में यूज़ होता है, जिससे बर्तन वगैरह स्टेरलाइज और साफ़ करते हैं। टाकाहीरो ने मेंशन किया कि स्मेल तब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती थी जब वो अपने विक्टिम का स्टमक काटता था और सबसे ज़्यादा स्मेल उनके इंटरनल ऑर्गन्स से आती थी और वो एकदम से आती थी। उसने मेंशन किया अपने कोर्ट ट्रायल्स के दौरान कि हर इंसान के अंदर से एक अलग स्मेल आती थी, सबके इंटरनल ऑर्गन्स की स्मेल अलग। टाकाहीरो को पूरे 2 दिन लगे एलिसन की बॉडी को पूरा काट के टुकड़े टुकड़े करने में। उसने मेंशन किया कि इस दौरान उसने बहुत सारे ब्रेक्स लिए क्योंकि स्मेल ही इतनी ज़्यादा थी। उसने अपने ट्रायल के दौरान ये भी बताया कि वो अक्सर उन हड्डियों को और मीट को कुछ टुकड़ों को बॉइलिंग वाटर में डालता और उसके ऊपर से किमची हॉट सॉस डालता और कभी कभी वो एक चाइनीज़ स्टू बनाता, लेकिन ये सिर्फ उस
स्ट्रॉन्ग स्मेल को कम करने के लिए था, ना कि खाने के लिए। लेकिन जब चेक हुआ तो स्टोरी इससे भी ज़्यादा भयानक थी। उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री में सर्चेस थे कि कैसे ह्यूमन मीट को सेफली खाया जाए, हाउ टू कंज्यूम ह्यूमन मीट सेफली, उसको पकाया कैसे जाए। कुछ बोन्स को वो कैट लिटर के अंदर छुपा देता जिससे कि स्मेल ना आए। अब सारे मांस के टुकड़े टाकाहिरो को ठिकाने लगाने थे और लगा भी दिए थे उसने काफ़ी। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहा था और वो ये था कि इन हड्डियों और एलिसन के कटे हुए सर का वो करे क्या। वो गूगल करना शुरू कर देता है, डेड बॉडीज़ को ठिकाने कैसे लगाया जाए, हाउ टू डंप डेड बॉडीज़ विदाउट बीइंग कॉट। बट उसे रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि काफ़ी उसने सीरियल किलर्स की मूवीज़ देखी थी और उनके ऊपर लिखी गई बुक्स भी वो टाइम टू टाइम पढ़ता रहता था, उसे रियलाइज़ हुआ कि मोस्टली किलर्स तब पकड़े जाते हैं जब वो अपने विक्टिम्स की बॉडी को ठिकाने लगाने जा रहे होते हैं। लेकिन टाकाहिरो का कुछ और प्लान था। उसका प्लान ये था कि वो एक स्टोरेज यूनिट रेंट पे ले और वहाँ अपनी बॉडीज़ को रखे, इससे वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन इस चीज़ के बीच में अब एक इंसान आ रहा था और उसका नाम था चार्ली। जब टाकाहिरो ने पहली बार एलिसन को मिलने के लिए बुलाया, ये स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट करने से पहले, यानी उनकी पहली फेस टू फेस मीटिंग। फर्स्ट टाइम मिलने के लिए एलिसन थोड़ा इनसिक्योर थी, और होती भी क्यों ना, एक लड़की हमेशा ऐसा इनसिक्योर फील करेगी एक स्ट्रेंजर से मिलने जा रही है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड यानी चार्ली को अपने साथ लाई। चार्ली एलिसन को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव था। तीनों मिले और चार्ली ने टाकाहिरो को अच्छी तरह से देखा, नोटिस किया। प्लस चार्ली भी डिप्रेशन का शिकार था, उसे भी एलिसन जैसे ही डार्क थॉट्स आते थे। चार्ली को टाकाहिरो नॉर्मल लगा क्योंकि टाकाहिरो वॉज वेरी क्लेवर। उसे पता था कि कैसे इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। ही एक्टेड लाइक ही इज़ अ ग्रेट लिसनर एंड वो भी इन चीज़ों से गुजर चुका है और वो इन लोगों को भी हेल्प कर सकता है टू एस्केप। ऊपर से टाकाहिरो ने चार्ली और एलिसन को ऐसा फील कराया कि जैसे वो उन दोनों जैसा ही है, इतना कुछ कॉमन है। उन दोनों का रिएक्शन ये था कि यार टाकाहिरो तुम कहाँ थे अब तक, मतलब हम सब में इतना कुछ कॉमन है, इट फील्स लाइक वी आर कजिन्स। अब चीज़ें ये हुई कि एज फ्रेंड्स चार्ली वॉज कॉलिंग एंड टेक्सटिंग एलिसन बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड ही वॉज सो स्ट्रेस्ड आउट। ऊपर से एलिसन की मॉम भी कंटिन्यूसली चार्ली को कॉल और मैसेज कर रही थी ये जानने के लिए कि एलिसन है कहाँ और कैसी है, क्योंकि चार्ली एलिसन का बेस्ट फ्रेंड था। चार्ली बहुत स्ट्रेस में था। तभी वो टाकाहिरो को मैसेज करता है और बताता है कि एलिसन ने घर छोड़ दिया है और एक सिर्फ सिंपल सा नोट छोड़ा है एंड नाउ शी इज़ मिसिंग। टाकाहिरो का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि किसी को नहीं पता था कि एलिसन टाकाहिरो से मिलने आई थी और अब एलिसन की बॉडी के टुकड़े किसी कचरे के ढेर में पड़े थे। टाकाहिरो चार्ली को बोलता है जब तक एलिसन नहीं मिलती चार्ली, कुछ ठीक नहीं होने वाला, और एलिसन के मिसिंग होने की खबर से मैं भी बहुत शॉक में हूँ। फिर टाकाहिरो फेंकता है अपना असली जाल। क्या तुम मुझसे मिलकर बैठकर बात करना चाहोगे कि एलिसन कहाँ जा सकती है और अपनी प्रॉब्लम शेयर करो जो तुम फेस कर रहे हो अभी। टाकाहिरो एलिसन की तरह ही चार्ली को भी बोलता है मुझे ट्रेन स्टेशन पे मिलो, लेकिन उससे पहले अपना फ़ोन समुंदर में फेंक देना। चार्ली इतना डिप्रेस था और उसे बस पीस चाहिए था। चार्ली टाकाहिरो से मिलने से पहले एक ट्वीट करता है, दिस इज़ माई लास्ट ट्वीट, फॉर अ ब्रीफ मोमेंट इन माई शिटे लाइफ आई एक्सपीरियंस समथिंग हैप्पी। लेकिन एलिसन की ही तरह उसने भी फ़ोन समुंदर में फेंकना बेकार लगा, बेतुका लगा, इसलिए उसने वहीं ट्रेन स्टेशन पे एक लॉकर में अपना फ़ोन रख दिया एज बैकअप। बट एलिसन की ही तरह ये फ़ोन वो वापस लेने आने वाला नहीं था। टाकाहिरो के अपार्टमेंट में स्पीकर में एक गाना बज रहा था, एक न्यू निर्वाणा सॉन्ग जिसकी लिरिक्स थी आई एम माई ओन वर्स्ट पैरासाइट। लेकिन उसका थोड़ा सा भी ध्यान ना तो गाने पर था और ना लिरिक्स पर, क्योंकि वो बिजी था। उसके दोनों बाजू, उसके दोनों हाथ बहुत थक चुके थे, दर्द कर रहे थे। आज तक टाकाहिरो ने अपनी लाइफ में इतना वेट नहीं उठाया था। टाकाहिरो उस बॉडी को अपने लॉफ्ट की सीढ़ी के पास लाकर छोड़ देता है और फिर अपने किचन कैबिनेट में से रस्सियां निकालता है और उसका एक फंदा बनाकर उस बॉडी के पैरों में कस देता है और फिर दूसरे एंड से उसके हाथ बांध देता है और फिर एक फंदा उसके गले में डालता है। ये सब करने के बाद उसके दिमाग में ये चल रहा था
एक औरत की बॉडी को लटकाना काफी आसान है किसी आदमी की बॉडी से। वो उस रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर अपने लॉफ्ट की सीढ़ियों पर चढ़ने लग जाता है और जैसे उसने एलिसन के साथ किया था ऐसे ही वो लॉफ्ट की रेलिंग में रस्सी को फंसाकर उस बॉडी को खींचने लग जाता है और तब तक खींचता है जब तक वो सीधी ना हो गई हो और हवा में ना हो। काफी स्ट्रगल के बाद ताकाहिरो उस रस्सी को वहीं बांध देता है और फिर अपने लॉफ्ट से नीचे उतरकर सोफे पर बैठ जाता है एक डरावनी मुस्कान के साथ। ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि चार्ली की थी। चार्ली अभी मरा नहीं था। ताकाहिरो ने उसकी नाक और उसके मुंह को पूरी तरह से डक्ट टेप से कवर कर दिया था जिससे उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और चार्ली की आंखें बिल्कुल बाहर निकलने को थीं प्रेशर की वजह से। पूरे 30 मिनट लगे चार्ली की बॉडी को ठंडा पड़ने में और वो पूरे 30 मिनट ये ताकाहिरो चार्ली को तड़पते हुए देखता रहा। चार्ली रस्सियों में बंधा हुआ इधर उधर झटपट आ रहा था, हवा में इधर उधर झूल रहा था और ताकाहिरो ये सब एंजॉय कर रहा था। चार्ली के मरने के बाद ताकाहिरो उसके पास जाता है और उसकी पॉकेट्स को चेक करने लग जाता है। उसे यह चेक करना था कि कहीं चार्ली के पास उसका फोन तो नहीं। वो खुश था क्योंकि चार्ली के पास कोई फोन नहीं था। उसे चार्ली की पॉकेट में कुछ पैसे भी मिले जिन्हें उसने अपनी जेब में डाल लिया। ताकाहिरो ने चार्ली की बॉडी को घसीटकर बाथरूम में फेंक दिया। ये सब करने के बाद इस इंसान को इतनी भूख लग रही थी कि अगर ताकाहिरो को खाना नहीं मिलता तो वो पागल हो जाता। जबकि चार्ली की बॉडी ताकाहिरो के बाथरूम में पड़ी थी और वेट कर रही थी कि कब ताकाहिरो आए और उसके पीसेस करे। ताकाहिरो अपने लिए नूडल्स एंड चिकन बनाता है और ये सब खा पीने के बाद ऐसे फ्लोर पे ही सो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ही वॉज सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। ताकाहिरो खुश था क्योंकि सब इतनी चालाकी से किया था उसने कि अगर कोई एलिसन को ढूंढता भी तो उसकी फैमिली में सबको पता था चार्ली के बारे में और अब चार्ली भी गायब था तो हर कोई चार्ली को ही सस्पेक्ट समझता और ये समझता कि चार्ली ने ही कुछ किया होगा एलिसन के साथ। एक हफ्ते बाद ताकाहिरो ने एक और लड़की को अपना शिकार बनाया और सेम प्रोसीजर फॉलो किया। उसे लटका के अपना 30 मिनट का शो एंजॉय किया। इस लड़की का नाम था डायन। वो बॉडी को बाथरूम में काट ही रहा था लेकिन तभी उसे डोर पे एक नॉक सुनाई दी। ताकाहिरो चौकन्ना हो गया। उसने गेट थोड़ा सा खोल के देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि ये तो केटी थी। केटी कोई और नहीं बल्कि कुछ टाइम से ताकाहिरो के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रही थी। इवन वो ताकाहिरो के साथ उसके अपार्टमेंट में 3 से 4 दिन रही भी थी। दोनों के बीच काफी इंटीमेट मोमेंट्स हुए, काफी कुछ हुआ, लेकिन केटी को सुकून मिलता था क्योंकि वो ताकाहिरो से अपने मन की बात कर सकती थी। वो शेयर कर पाती थी उससे सब कुछ। उसे पता था कि ताकाहिरो सोशल वर्क करता है और ऐसे ही लोगों की हेल्प करता है जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी के शिकार होते हैं। ताकाहिरो तुरंत गेट खोलता है और उसे अंदर आने से रोक लेता है। ताकाहिरो केटी को बताता है कि वो अभी किसी की हेल्प कर रहा है जो काफी बुरे फेज में है अभी। केटी चीजों को कैजुअली लेती हुई बाय बोलकर चली जाती है। एक दिन बाद ताकाहिरो केटी को फिर से फोन करता है और कहता है अगर तुम्हें आना है तो तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। केटी आती है और उसे सबसे पहले वो स्मेल ही हिट करती है जो उसके अपार्टमेंट में सबसे ज्यादा थी। वो ताकाहिरो से कहती है क्या ये स्मेल हमेशा आती रहती है यहाँ से। केटी अपने शूज उतारती है और ताकाहिरो से कहती है मुझे 2 मिनट देना, मैं अभी वॉशरूम से फ्रेश होकर आई। लेकिन तभी तेजी के साथ ताकाहिरो बाथरूम के सामने ऐसे हाथ रोक के खड़ा हो जाता है जैसे कि अगर केटी घुसने का अंदर ट्राई करे तो ताकाहिरो से लड़के पीछे कर दे। और ताकाहिरो उसको बोलता है नहीं तुम बाथरूम में नहीं जा सकती हो। केटी पूछते लेकिन क्यों। ताकाहिरो अपनी आंखें बंद करते हुए केटी को कहता है मैं किसी की हेल्प कर रहा था उन्हें डिप्रेशन से बाहर लाने में, लेकिन अब मुझे उस लड़की के टुकड़े करने पड़े। केटी की हालत खराब हो जाती है ये सुनकर। उसे लगा कि उसने ये क्या कुछ गलत सुन लिया शायद। उसने रिपीट किया बॉडी के टुकड़े। ताकाहिरो हाँ में अपना सर हिलाता है। केटी खुद को संभालती हुई हंसकर बोलती है कोई बात नहीं, मुझे बाथरूम जाना है अर्जेंटली, मैं घर जाती हूँ और तुम्हें थोड़े पैसे भी भेजती हूँ। ताकाहिरो भी एक स्माइल पास करता है और उसे जाने देता है। जैसे ही केटी ताकाहिरो के घर से बाहर निकलती है वो लिटरली ट्रेन स्टेशन की तरफ दौड़ लगा देती है। केटी घर पहुंचकर ताकाहिरो को कोई पैसे तो नहीं भेजती लेकिन पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करती। डायन
जिसकी उम्र 19 साल थी। उससे पहले एलिसन और चार्ली शिकार बने टाकाहिरो का। फिर बेला, जो कि सिर्फ 15 साल की थी, और उसके डिप्रेशन का रीजन था कि उसे अच्छे मार्क्स लाने थे अपने हाई स्कूल में। यह भी कोई रीजन हुआ। एला, जिसकी उम्र 26 साल थी, और ये उसकी एक लौती ऐसी विक्टिम थी जो मैरिड थी और एक छोटी सी बच्चे की माँ भी थी। एला 19 साल की उम्र में माँ बन गई थी और उसे यही लगता रहता था कि वो एक अच्छी माँ नहीं है। उसकी हमेशा अपने हस्बैंड से फाइनेंसेस को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी। उसे लगता था कि ये सब कभी ठीक नहीं होगा, और यहाँ टाकाहिरो ने उसे अपने जाल में फंसाया, झूठा दिलासा देकर कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। और एला का भी वही हाल हुआ जो बाकी सबका हुआ। फियोना, जिसकी उम्र 17 साल थी और हाई स्कूल में थी, वो टाकाहिरो से मिलने आई पूरे 24 घंटे का सफ़र तय करके। फियोना टाकाहिरो से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उसके मुताबिक उसमें और टाकाहिरो में मोस्टली सब कुछ कॉमन था। दोनों बाहर खाने पे जाते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, और इन सब का खर्चा फियोना ने किया, जिसके रिटर्न में टाकाहिरो ने फियोना को भी काट काट के अपने बाथटब में फेंक दिया। जिया, जिसकी उम्र 17 साल थी, जो कि बहुत टैलेंटेड थी और हमेशा से सबकी हेल्प करती थी। टाकाहिरो इसे भी अपने जाल में फंसाता है, और सीसीटीवी के अकॉर्डिंग टाकाहिरो को जिया के इंटरनल ऑर्गन्स एक पॉलिथीन बैग में ले जाते हुए स्पॉट किया गया। हेलन, जिसकी उम्र 25 साल थी, और हेलन को सोशल मीडिया एंग्जाइटी थी, यानी लोगों से घुलने मिलने में उसे परेशानी होती थी। जो लड़की अपने रूम के अंदर पड़ी रहती थी, कुछ नहीं करती थी, अब वो एक कन्वीनियंट स्टोर में जॉब कर रही थी और काफ़ी मोटिवेटेड और वेल स्पोकन हो गई थी। हेलन को भी टाकाहिरो ने अपने जाल में फंसा लिया, और उसका भी वही हाल हुआ। बाथटब में उसे भी काट काट के फेंक दिया गया। टाकाहिरो बहुत तेज़ी के साथ इवॉल्व कर रहा था, सब कुछ बहुत बारीकी के साथ कर रहा था। इवॉल्विंग से मेरा मतलब अपने पहले विक्टिम की लाश को काटने और उसके मांस और इंटरनल ऑर्गन्स को ठिकाने लगाने में उसे पूरे 2 दिन का टाइम लगा, लेकिन अब वो ये सब 2 घंटे में कर रहा था। हर हफ्ते उसे एक विक्टिम अब कम लगने लग गया था। ये आदमी इतना इवॉल्व कर गया था कि अब हर विक्टिम को ये कभी डायरेक्टली जाके नहीं मिलता था, बल्कि ये उन्हें इंस्ट्रक्शन देता था फ़ोन पे कि ट्रेन स्टेशन पे आओ, मैंने ब्लैक हुडी पहनी है, नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाओ, अब मेरे पीछे पीछे आओ, लेकिन मुझसे बात नहीं करना, 10 कदम सीधे चलने के बाद सीधे मुड़ जाओ। देखने में ऐसा लगता कि 2 कंप्लीट स्ट्रेंजर फोन पे बात करते हुए अल्टीमेटली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जब तक वो उसके स्टूडियो अपार्टमेंट ना पहुंच जाते, जहां टाकाहिरो ने सारी प्रिपरेशन पहले ही कर रखी होती थी। कैट लिटर, रोप, नाइफ्स, आरी, ड्रिलिंग मशीन, हैंड सॉ, हैंड सैनिटाइजर, एयर फ्रेशनर, सब कुछ पहले ही तैयार था। जैसे ही विक्टिम टाकाहिरो के अपार्टमेंट में दाखिल होते, वो एकदम से इतना एक्साइटेड हो जाता कि तुरंत मार डाले उन्हें, लेकिन वो खुद को समझाता कि ये एक प्रोसेस है टाकाहिरो, और सही टाइम का वेट करता। वो हर किसी को अल्कोहल ऑफर करता, उनकी बातें सुनता और एक के बाद एक ग्लास उन्हें पिलाता रहता। वो अल्कोहल जिसमें उसे नींद की दवाई ऑलरेडी पहले उसने मिला रखी थी, और वो खुद वो विस्की पीता जिसके अंदर कोई स्लीपिंग पिल्स वगैरह कुछ नहीं था। वो वेट करता जब तक दवाई अपना असर ना दिखाने लग जाए। वो प्रिटेंड करता कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, राइट राइट, दुनिया कितनी बुरी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है दुनिया में, यही होता है। मोस्टली हाँ मैं अपनी गर्दन हिलाता रहता, लाइक अ नाइस लिसनर। टाकाहिरो को इन लोगों के नाम तक नहीं याद थे। इस इंसान को उन लोगों की प्रॉब्लम से कुछ लेना देना ही नहीं था। उसे याद था तो बस इन लोगों का ट्विटर का अकाउंट का यूज़र नेम। कभी कभी ये इंसान इन लोगों से बातें करता हुआ तक सो जाता था, और जब इसकी नींद खुलती तब वो ऑब्वियसली स्लीपिंग पिल्स की वजह से ये लोग बेहोश मिलते उसे, और फिर शुरू होता टाकाहिरो का ये बेरहमी से भरा हुआ खेल। मोस्टली उन लोगों को हवा में लटकते हुए देखकर आराम से अपनी 30 मिनट की परफॉर्मेंस देखना पसंद करता था। वो इंजॉय करता था उन्हें तड़पता हुआ देखकर, लेकिन हर किसी विक्टिम के साथ उसने कुछ ना कुछ अलग करना शुरू कर दिया। जिया को लटका के इस दरिंदे ने उसके ब्लाउज को टियर कर दिया, और उसके मरने तक टाकाहिरो ने उसकी चेस्ट को बिना पलक झपकाए देखा है। कुछ विक्टिम्स के साथ ये ऐसा करता कि जब वो तड़प रहे होते तो उनके कपड़े टियर करके ये उनके प्राइवेट पार्ट्स की फ़ोटोज़ लेता, और जब उनकी बॉडी ठंडी पड़ जाती और ये कंफर्म कर लेता उनके पास जाकर कि हाँ वो मर चुके हैं,
तब ये आदमी उनके साथ नेक्रोफीलिया में एंगेज होता। नारू का फोन बजता है। हेलो, नारू बोल रहे हो? क्या आपने अपनी बहन आईवी को देखा है? ये कॉल नारू के पास साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट से आई थी, जहां उसकी सिस्टर आईवी एडमिट थी। नारू अपने काम से जल्दी छुट्टी लेता है और जल्दी से जल्दी साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट पहुंचता है। नारू की बहन आईवी अभी कुछ दिन पहले ही काफी खुश थी और ठीक थी, और अब गायब, जबकि उसे साइकियाट्रिक होम में होना चाहिए था, जहां डॉक्टर्स उसको ऑब्जर्वेशन में रख सकें और उसे बेटर होने में हेल्प कर सकें। नारू आईवी के रूम में पहुंचता है। रूम खाली था, हर चीज अपनी जगह पर थी, बस एक चीज को छोड़कर। उसकी स्टडी टेबल पे एक नोट था। मुझे माफ कर देना सब। आई एम सो सॉरी भाई, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नारू अंदर तक कांप गया। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और पुलिस को तुरंत कॉल किया। हेलो, पुलिस स्टेशन, प्लीज मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरी बहन आईवी मिसिंग है, वो खुद को कुछ कर लेगी, प्लीज हेल्प मी। लेकिन पुलिस ऐसे केसेस को प्रायोरिटाइज नहीं करती है, क्योंकि यंगस्टर्स घर से यूजुअली भागते रहते हैं और कुछ टाइम बाद खुद घर पे वापस आ जाते हैं। पुलिस वाला बोलता है, डोंट वरी सर, कुछ टाइम बाद आपकी बहन वापस आ जाएगी। नारू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पेरेंट्स भी जिंदा नहीं थे, वो जाए तो किसके पास जाए। इनफैक्ट आईवी के कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे और ना कोई बॉयफ्रेंड। वो कहाँ जा सकती थी? नारू के पास कुछ नहीं था एक चीज को छोड़ के, और वो था आईवी का ट्विटर पासवर्ड। नारू को पता था कि आईवी हर चीज का एक ही पासवर्ड रखती थी। नारू ने ट्विटर खोला। आईवी का लास्ट पोस्ट था, आई वॉन्ट टू लीव, इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू लीव विद मी डीएम मी। मैं एक 23 साल की लड़की हूं, बेहतर होगा अगर आपके पास खुद का एक व्हीकल हो। जापान में लोगों के बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं ट्विटर के, जिसमें से एक है यामिया का, जो लोग यूज करते हैं अपनी डार्क साइड को शो करने के लिए, अपने डार्क थॉट्स को पोस्ट करते हैं, जिससे उन्हें कम्युनिटी मिलती है, एक सेम कम्युनिटी वाले पीपल। तो इन लोगों को चाहिए कुछ नहीं होता, इनको बस ये चाहिए होता है कि कोई इनसे बात करे, जिससे वो अपने सीक्रेट्स, अपने थॉट्स, अपना ट्रॉमा शेयर कर सकें। और अब 9 लोग मिसिंग थे जो ये यामिया का अकाउंट्स चला रहे थे, जिनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच थी, वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर में। और ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये 9 लोग कॉमन ट्विटर अकाउंट्स के कांटेक्ट में आए थे गायब होने से पहले, और ये 2 अकाउंट्स थे सस्पेंशन प्रो एंड शिनिथाई, जिसका मतलब है वांट टू डाई। आईवी की पोस्ट में लिखा था, आई वांट टू लीव बट आई एम अफ्रेड टू डू इट अलोन। नारू बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसकी बहन ऐसा फील कर रही है। नारू ने बहुत सोचा और फिर उसने आईवी के अकाउंट से एक पोस्ट डाली, हेलो ऑल, जिस लड़की का ये अकाउंट है मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। मेरी उससे अक्टूबर 23 को लास्ट बात हुई थी, तब से मेरी बहन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। शी इज मिसिंग, कैन एनीवन हेल्प मी। नारू आईवी के मैसेज चेक करता है, जिसमें एक अकाउंट शिनिता है, उससे बातें कर रहा है, उसे कह रहा है हम दोनों साथ में भाग सकते हैं। कुछ मैसेजेस में शिनिताई ने ये लिखा है कि सस्पेंशन प्रो इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो बहुत लोगों की हेल्प कर चुका है। नारू शिनिताई को मैसेज करता है, मैं आईवी का भाई बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट डिस्कनेक्ट दिस चैट, आई वॉन्ट योर हेल्प, इफ यू सी दिस मैसेज प्लीज डोंट डू एनीथिंग टू माई सिस्टर। नारू शिनिताई की चैट खोल के ही बैठा था, तभी उसके भेजे गए मैसेज पे ब्लू टिक हुआ, यानी सामने वाले ने सीन कर लिया, यानी शिनिताई ने मैसेज पढ़ लिए थे। लेकिन 4 सेकंड बाद ही वो ब्लू टिक्स फिर से ग्रे हो गए। इसका एक ही मतलब था कि शिनिताई ने अपनी सेटिंग्स में जाके रीड रिसीट्स ऑफ कर दी थी मैसेज देखने के बाद। नारू समझ गया कि बहुत कुछ गड़बड़ है। एक लड़की यूमी के फोन में नोटिफिकेशन आती है। यूमी की किसी फ्रेंड को एक पोस्ट में टैग किया गया था और उसकी नोटिफिकेशन उसके पास भी आई। पोस्ट थी, क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है? मेरी छोटी बहन मिसिंग है और वो इन 2 ट्विटर अकाउंट्स के कांटेक्ट में आई है लास्ट, शिनिताई एंड सस्पेंशन प्रो। यूमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो वही लड़का है जिससे यूमी बातें किया करती थी, जिसके साथ इवन वो डिनर तक पे गई थी। वैसे तो ये 2 अलग अलग ट्विटर अकाउंट्स थे, यानी सस्पेंशन प्रो और शिनिताई, लेकिन इन दोनों की ट्वीट्स बहुत सिमिलर थीं
और यूमी को पूरा पक्का भरोसा था कि ये दोनों अकाउंट्स एक ही बंदा चला रहा है, वो जिसके साथ यूमी डिनर पे गई थी। लेकिन यूमी ने उस डिनर के बाद उस बंदे से कभी मुलाकात नहीं की, क्योंकि यूमी को उस पर बिलीव ही नहीं हुआ। वो लड़का बस दो बातों पे टिका हुआ था। पहली, वो अपने बारे में डींगे मारता रहता, मैंने इतने लोगों की हेल्प की है, मैंने इतने लोगों को डिप्रेशन से एस्केप कराया है, इतने लोगों को सस्पेंड किया है, उनको हेल्प किया है। और वो दूसरी चीज़ जो पूछता वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी। वो यूमी से ये पूछता रहता कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम कितना कमा लेती हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में अभी कितना पैसा है। ऊपर से एक दूसरा अकाउंट जो कि था सस्पेंशन प्रो, वो यूमी को एनकरेज कर रहा था कि शिनिथाई से जाकर मिलो दोबारा, वो तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करेगा। उसे ये सब बहुत फिशी और रिस्की लगा। यूमी ने बिना कोई देरी करते हुए नारू को मैसेज किया, मैं इस लड़के से मिली हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। यूमी और नारू मिले। यूमी ने नारू को सब बताया कि ये इंसान कितना वियर्ड है और बहुत अजीब अजीब इंस्ट्रक्शन देता है। अपना फ़ोन समुंदर में फेंक दो, अपनी डेस्क पे नोट छोड़ के आओ, ट्रेन स्टेशन पे मिलो, फिर मुझे फॉलो करो, 10 कदम 4 कदम। हैलोवीन की रात 5 पुलिस ऑफिसर्स अपार्टमेंट 205 के बाहर पोजीशन लिए हुए खड़े थे और एक दूसरे को इशारे में आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। वो एक दरवाजे पे नॉक करते हैं। दूसरी तरफ से उन्हें कदमों की आवाज़ आती है। डोर धीरे से खुलता है और एक भयंकर बदबू का मानो तूफान सा आ जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि 27 साल का टाकाहीरो था, जिसने ब्लैक ग्लासेस लगाए हुए थे और एक ग्रे कलर की टर्टल नेक पहनी हुई थी। वो किसी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह लग रहा था कि वो आपके साइड से निकल जाए और आप उसे नोटिस भी ना करो। इवन कि वो चौकन्ना तक नहीं हुआ इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए देखकर, वो भी रात के इस वक्त। पुलिस, तुम्हें पता है आईवी कहाँ है? ये सुनकर टाकाहीरो को पसीना आ गया, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। लेकिन 1 सेकंड के अंदर वो शांत भी हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और अपना पूरा डोर खोल दिया और अपने हाथ से वहां रखे 9 में से एक बॉक्स की तरफ इशारा किया। इस बॉक्स के अंदर है आईवी। आईवी टाकाहीरो की लास्ट विक्टिम थी। बहुत कामली उसने पुलिस वालों को कहा, मैंने 9 लोगों को मारा है। पुलिस ने तुरंत ही उसे वॉल पे पुश किया और हैंडकफ्स पहनाए और बैकअप के लिए फ़ोन कर दिया। पुलिस और फॉरेंसिक्स को 9 कटे हुए सर और 240 हड्डियां मिली टाकाहीरो के छोटे से 150 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट से। फॉरेंसिक्स को एक और बॉक्स मिलता है, उसे खोला जाता है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके अंदर भी कुछ होगा और उसके अंदर कुछ भी नहीं था, पूरा खाली। ये 10th बॉक्स टाकाहीरो के नेक्स्ट विक्टिम के लिए था। सोच के देखिए, अगर आज की रात पुलिस नहीं आती तो शायद वो 10th बॉक्स भी भरा हुआ होता। टाकाहीरो को अपने कोर्ट ट्रायल्स के बाद डेथ बाय सस्पेंशन यानी लटका के मारने का आदेश दिया गया और इसके रिप्लाई में सिर्फ उसका एक ये जवाब था कि ये बहुत पेनफुल होगा। मतलब ये इंसान ये भी नहीं सोच रहा कि इसने इतने लोगों को मारा है सेम तरीके से और अब इसको ये खुद के लिए पेनफुल लग रहा है। सो एट लास्ट आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि लोग देखने से या फिर इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस चीज़ पे मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो या आपकी फैमिली में कोई हो तो आप उसकी हेल्प कीजिए और साइकियाट्रिस्ट की हेल्प सीख कीजिए, थेरेपी लीजिए या फिर उस इंसान को एनकरेज कीजिए कि वो थेरेपी ले। अदरवाइज़ इसका एंड अच्छा नहीं होता, वरना वो घुट घुट के जीते रहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अभिमन्यु सिंह टॉक्स। मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो।